स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से जा रही होगी। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी आपकी तरफ से कि आप सर प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ेंगे कि किस तरह से हम जो को एंजाइम हम बनाते हैं क्रिब्स साइकिल में या ग्लाइकोलिसिस में, उसको किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में वो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके प्रोटॉन्स जाते हैं, वो हमारे लिए एटीपीज बनाते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको दो पार्ट्स में बनाऊंगा और आपने वो दोनों पार्ट्स देखने हैं। दूसरा पार्ट जो है वो ऊपर आप आई बटन में क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। जैसा कि आपको पता है कि रिड्यूस को एंजाइम, हमारे पास रिड्यूस को एंजाइम बनते हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस में। एक तो हमारे पास रिड्यूस को एंजाइम बनते हैं क्रिब्स साइकिल में और दूसरा हमारे पास बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। अब दोनों में देखते हैं कि क्या क्या बनता है। आपको मैंने दोनों पर टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अब रिड्यूस को एंजाइम जो है वो जो ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं वो हमारे पास 4 होते हैं। 4 हमारे पास बनते हैं एटीपीज। पहले एटीपीज से बात करते हैं, फिर हम रिड्यूस को एंजाइम पर जाते हैं। तो जो एटीपीज बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास वो 4 होते हैं। इन 4 में से 2 हम कंज्यूम कर लेते हैं, जो प्रिपरेटरी फेज में हमारे पास कंज्यूम हो जाते हैं, और जो नेट गेन से आ जाता है हमारे पास वो 2 एटीपीज का है। यानी यहां से 2 माइनस हो गए और जो हमारे पास जो नेट गेन बचा एटीपीज का वो 2 एटीपीज बचे। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, आपके जहन में भी हो रहा होगा कि क्या सिर्फ हम ग्लाइकोलिसिस को 2 एटीपीज को प्रोड्यूस करने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस हम चलाते हैं? नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इन एटीपीज के साथ कुछ रिड्यूस कोएंजाइम्स बनते हैं जिनको हम यूज करके आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम उनको यूज करते हैं और अपने लिए एटीपीज और बनाते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस में जो हमारे पास रिड्यूस कोएंजाइम बनते हैं वो हमारे पास 2 होते हैं। वो 2 रिड्यूस कोएंजाइम हमारे पास जिस वक्त आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाएंगे और वो वहां से एनर्जी को लिबरेट करेंगे। इसी तरह हम क्रिब्स साइकिल में जाएं तो क्रिब्स साइकिल में हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्ट एटीपी बनता है जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। उसको मैंने आपको बताया भी था उस वक्त वीडियो में। तो एक सिर्फ एटीपी बनता है। अब एक और सवाल ये भी पैदा होता है, आप क्या सिर्फ क्रिब्स साइकिल भी इसी एक एटीपी के लिए इतना बड़ा साइकिल हम रन कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर कुछ और चीजें भी बनते हैं। वो क्या बनती हैं कि हमारे पास 3 NADH+ H+ कोएंजाइम और साथ में FADH का एक मॉलिक्यूल भी हमारे पास बनता है। तो यहाँ पर हम अगर लिखें तो क्रिब्स साइकिल में हमारे पास बनते हैं 3 NADH+ H+, ये बन गया हमारे पास, और एक हमारे पास यहाँ पर FADH2 का भी मॉलिक्यूल बनता है। अब ये दोनों रिड्यूस कोएंजाइम हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और वहां पर अपनी एनर्जी, जो इनके पास इनके जो प्रोटॉन्स हैं वो वहां पर एनर्जी को देंगे और हम वहां पर एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे एटीपी के फॉर्म में, और वो हमारी सेलुलर एक्टिविटीज में यूज आएगी। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एटीपीज जो बन रहे हैं क्रिब्स साइकिल में वो इन रिड्यूस कोएंजाइम से बनेंगे। अब रिड्यूस कोएंजाइम्स हमने देख लिया कि हमारे पास जो क्रिब्स साइकिल में बनते हैं वो 3 NADH+ H+ होता है और एक होता है FADH2। अब हम देखते हैं कि ये रिड्यूस कोएंजाइम कैसे हमारे पास एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है कि एक जो NADH है 1 NADH2, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि NADH+ H+। तो ये हमारे पास कितनी एनर्जी देता है, हमारे पास कितने एटीपीज बनाता है? तो ये 3 एटीपीज हमारे पास बनाता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जबकि जो FADH है हमारे पास एक FADH2, ये हमारे पास 2 एटीपीज के इक्वल होता है, यानी ये 2 एटीपीज हमें देता है एक साइकिल में। तो ये दोनों बातें आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि FADH या NADH2 कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देता है हमें एक टर्म पर। तो हमें 3 एटीपीज देता है, यानी इनके अंदर जो हाइड्रोजन पाए जाते हैं, जो प्रोटॉन पाए जाते हैं, वो इतने एनर्जेटिक होते हैं कि वो 3 एटीपीज हमको दे सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता कहाँ पर है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या बात है कि आपको मैंने बताया था कि क्रिब्स साइकिल में भी हमने देखा था कि क्रिब्स साइकिल में भी हमारे पास एनर्जी यूज जो
क्रिब साइकिल होता है वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, लेकिन आपको वहां पर भी मैंने एक बात बताई थी कि पूरे साइकिल में जितना भी पूरा साइकिल हुआ था वहां पर ऑक्सीजन बीच में साइकिल में इन्वॉल्व नहीं थी रिएक्शन में, लेकिन हो रहा वो प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में था। यहाँ पर भी सेम यही केस है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी पूरा साइकिल जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन यूज नहीं होती। आखिरी एक टर्मिनल प्रोसेस पर ऑक्सीजन यूज होती है जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ मिलकर वाटर बनाती है और वहां पर रिएक्शन खत्म होता है। तो यहाँ पर भी यही सेम केस है। अब हम देखते हैं कि इसके पर्पसेस क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। यहाँ पर हम देख लेते हैं। सो पर्पसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके पर्पसेस क्या है हमारे पास। पहला पर्पस तो इसका ये है कि ये रिड्यूस कोएंजाइम को यहाँ ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज। और दूसरा प्रोसेस ये क्या करता है कि प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज, ये दो काम इसके होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, जिसके हम इस पूरे साइकिल को रन करते हैं। एक तो ये रिड्यूस कोएंजाइम को एटीपी जो हमारे पास NADH2 है और प्लस FADH2 है उनको एटीपीज में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है, ऑक्सीडाइज करता है, हमको उनके इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोटॉन्स हैं वहां से निकालता है और वो एटीपी सिंथेसिस यूज करके वहां पर एनर्जी को बनाता है एटीपी की फॉर्म में। और दूसरा जो काम करता है वो रिड्यूस मेक एटीपीज करता है, वो एटीपी की प्रोडक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। फास्फोराइलेशन के बारे में मैं आपको बताया था कि फास्फोराइलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास जो ADP है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर हमारे पास ATP बनाता है, लेकिन जब ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम क्यों, इसके पर्पसेस क्या हैं, क्यों करते हैं, कहाँ पर होता है। अब हम आगे जाते हैं। हम सिंपल पर यहाँ पर एक रिएक्शन लेते हैं। ये रिड्यूस कोएंजाइम है हमारे पास NADH प्लस H+, ये हम रिएक्शन देख रहे हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज होगा और हमारे पास ये बना देगा NAD प्लस प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होता है कि यहाँ से ये प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में देते हैं ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर वहां पर मुख्तलिफ प्रोसेसेस से होते हुए हमारे लिए एनर्जी बनाते हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं। उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक तरह से यहाँ पर पंप होते हैं एक मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब क्या होता है कि ये जो कंपोनेंट, अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ यहाँ पर कि हम यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं कि ये हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। वो कंपोनेंट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पर लाइंस के जरिए शो किया है ये आप समझ लें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स हैं ये अरेंज्ड होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इन द फॉर्म इन ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। अब रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है? रिडॉक्स पोटेंशियल एक उसकी केमिस्ट्री की टर्म है जो आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में। कि आपको मैं यहाँ पर बता दूं तो रिडॉक्स पोटेंशियल वो है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होते हैं, उनको हम रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। अब रिडॉक्स पोटेंशियल का काम क्या है? ये हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस या सबस्ट्रेट कितना रिड्यूस है या कितना ऑक्सीडाइज है। अब इसकी दो तरह की हमारे पास वैल्यू होती है रिडॉक्स पोटेंशियल की, वहां पर मैं लिख देता हूँ। रिडॉक्स पोटेंशियल दो तरह की इसकी वैल्यूज होती है हमारे पास, एक प्लस में होती है नेगेटिव और दूसरी होती है पॉजिटिव। जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो रिड्यूस फॉर्म होती है इसकी, और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो ऑक्सीडाइज होती है। अब मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स हैं वो इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल पर मुश्तमिल होते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ऊपर कंपोनेंट पाया जाता है उसकी जो वैल्यू होती है वो रिडॉक्स पोटेंशियल की वो बहुत ही नेगेटिव होती है, जबकि जो सबसे नीचे पाया जाता है उसकी बहुत ही पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये बात आपने ध्यान में रखना है कि वो इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल के तौर पर पाए जाते हैं। अब एक और बात यहाँ पर होती है कि अब ये रिडॉक्स पोटेंशियल कैसे, आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से
स्टेप बाय स्टेप्स नीचे आते हैं अपने रिडॉक्स पोटेंशियल को इंक्रीज करते हुए। अब सिंपली आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप समझ लीजिए कि ये स्टोरीज हैं, उसकी बिल्डिंग है, एक टॉल बिल्डिंग है और उसमें ये मुख्तलिफ स्टोरीज बनी हुई हैं। अब यहाँ पर हर एक स्टोरी पर एक एक बंदा खड़ा हुआ है, आप समझ लें। अब यहाँ पर ये जो बंदा है इसका क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता है mgh। यहाँ पर h जो है ये हमें बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट पर इन्हिसार करती है, यानी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो हाइट यहाँ पर देखी जाए तो इन सारे पर्सन में से इस जो स्टोरी पर पर्सन खड़ा है उसकी हाइट ज्यादा है, लिहाजा इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा है। अब यहाँ पर ये जो बंदा खड़ा है, अब जाहिर बात है इसको अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर उसने इस बंदे से मिलना है जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, तो वहाँ यहाँ से वो डायरेक्ट तो नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि डायरेक्ट जिस वक्त वो छलांग लगाएगा तो जाहिर बात है उसका जो चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी का वो बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो जिस वक्त ग्राउंड से टकराएगा और वो मर भी सकता है। तो लिहाजा हमने ये क्या करना है कि इस पर्सन को इस पर्सन से मिलने के लिए क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप स्टोरीज आना, यानी किसी भी लिफ्ट के जरिए से वहां यहाँ से नीचे आएगा और अपनी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम से कम करेगा, वो बआसानी सेफली जाकर इस पर्सन से मिल सकता है। इसी तरह ये जो जहाँ पर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, उनका भी रिडॉक्स पोटेंशियल मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर जो ऊपर कंपोनेंट पाया जाता है उसका रिडॉक्स पोटेंशियल की जो वैल्यू बहुत ही नेगेटिव होती है। अब वहां से अगर हम डायरेक्ट उसको यहाँ पर लेके आए, ऑक्सीजन जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू रखता है रिडॉक्स पोटेंशियल की, उसके साथ आके मिला के हम वाटर बनाएं या एनर्जी बनाएं तो वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उसका जो एनर्जी चेंज होगा वो बहुत ज्यादा होगा। लिहाजा हमने क्या करना है इस प्रोसेस में क्या होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट होंगे वहां पर अरेंज होंगे अपने रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू पर, और वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स अंदर जाएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में वो इन स्टेप से होते हुए जाएंगे, ताकि उनका रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो कम से कम होते ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, वो जाके वो ऑक्सीजन से मिलकर आगे अपनी रिएक्शन को कैरी आउट करें। अब एक और बात है, अगर कोई भी हम कंपोनेंट जहाँ पर जो इनर मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लेके जाएंगे तो वो उसके लिए एक अलग उसकी रिडॉक्स पोटेंशियल होगी और वो उसी कंपोनेंट के साथ जाके मिलेगा जो उसकी रिडॉक्स पोटेंशियल उसके साथ मैच करेगी। तो ये बात आपने बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो NaDH2 है उसकी रिडॉक्स पोटेंशियल अलग है और FADH2 की रिडॉक्स पोटेंशियल अलग है। इसी वजह से ये एनर्जी जो बनाते हैं एटीपीज बनाते हैं वो भी मुख्तलिफ बनाते हैं। NaDH2 में क्योंकि रिडॉक्स पोटेंशियल उसका ज्यादा है, उसमें जो एनर्जेटिक हाइड्रोजन पाए जाते हैं इसलिए से वो 3 ATPs बनाता है, और इसी तरह से जो FADH2 है उसमें रिडॉक्स पोटेंशियल कम है, उसकी एनर्जेटिक जो वो है एबिलिटी है वो कम है, इसलिए वो जो ATPs है वो कम बनाता है। ये आगे जाकर मैं और भी डिटेल में आपको बताऊंगा। अब आपको पता है कि पीएच क्या होता है? पीएच हम कहते हैं कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज पीएच। अब पीएच का मतलब यह है कि कितनी यानी उसके आयंस की हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पाई जाती है। नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी जितनी ज्यादा हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे पीएच उतनी ही डिक्रीज होगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्रोसेसेस को एंजाइम्स जो है हमारे पास क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलिसिस से आ रहे हैं, ये क्योंकि आपको पता है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म में, जबकि क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म और मैट्रिक्स से जो रिड्यूस को एंजाइम्स की जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जिस वक्त इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाते हैं उससे फिर आगे ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाते हैं, तो ये पीएच ग्रेडियंट डेवलप करते हैं। पीएच ग्रेडियंट क्या है? पीएच ग्रेडियंट कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, यानी इस जगह पर अगर हम देखें यहाँ पर ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है तो यहाँ ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ से ये जो प्रोटॉन्स है ये यहाँ से इधर जाएंगे जिस वक्त, तो यहाँ पर जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है। जिस वक्त ज्यादा होगी तो इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस पैदा होगा, जिस डिफरेंस को हम कहेंगे पीएच ग्रेडियंट। और ये पीएच ग्रेडियंट किसी भी पैसिव मूवमेंट में हमारे लिए मदद देता है। पैसिव मूवमेंट क्या होती है? आपने पढ़ा होगा कि पैसिव मूवमेंट वो होती है कि जो डिफरेंस के बेस पर जाती है हायर से लोअर की तरफ। मिसाल के तौर पर अगर हम लें तो जो हीट है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जाती है, जो हमारे पास दूसरा वाटर है वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है। इसी तरह यहाँ पर जिस वक्त रिडॉक्स पोटेंशियल पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ज्यादा होगा वो यहाँ से अपने इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए दोबारा से मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो इस तरह से ये काम होगा, और जब मैट्रिक्स में आएगा वो एनर्जी को रिलीज करेगा और हमारे पास एटीपी बनेगी, वो भी हम जाके आगे देखते हैं। तो आपको ये बताना था कि जो
पीएच ग्रेडियंट डेवलप होगा, ये किसी भी मूवमेंट में मदद देता है। और एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी कि जो वाटर हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। अभी तक यहाँ पर आपको अगर समझ नहीं आई कोई, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे से रिवाइज करके दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आप समझ लें, आगे इंशाल्लाह और मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो कंपोनेंट्स हैं, उससे पहले हम डायग्राम इसकी देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, और इसमें जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया जो मेम्ब्रेन है वो इस तरह से इनवर्ड मूव की हुई होती है, और वो जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टे। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, और इस क्रिस्टे पर हमारे पास कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं ऐसे, जिनको हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं, या फिर हम जिनको F0 F1 पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सीसोम्स हैं, ऑक्सीसोम्स, या जिसको हम F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मदद देते हैं। वो किस तरह से देते हैं वो इंशाल्लाह जिस वक्त हम आगे जाएंगे तो वो भी आपको बताते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स देखते थे हम जल्दी से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, और कंपोनेंट्स देख के हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और फिर अगले इंशाल्लाह पार्ट में मैं आपको बताता हूँ, जो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स में जो पहला कंपोनेंट हमारे पास आता है वो है FMN। उसकी अगर मैं आपको एब्रीविएशन बताऊं तो वो होता है फेलाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और इसके साथ हमारे पास आयरन्स भी पाए जाते हैं, आयरन सल्फाइड इसके पास पाए जाते हैं। और जितने भी मैं आपको कंपोनेंट्स बताऊंगा यहाँ पर वो सारे प्रोटीन हैं एक्सेप्ट क्यू कोएंजाइम। एक कंपोनेंट है इसके अंदर जो कोएंजाइम पाया जाता है क्यू या यूबीक्विनोन जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीशिनियस इन नेचर नहीं होता। जबकि वो जितने भी कंपोनेंट्स मैं आपको बताऊंगा साइटोक्रोम्स या FMN, वो सारे के सारे प्रोटीन कंटेनिंग होते हैं, यानी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट क्यू जिसको कोएंजाइम कहते हैं, या यूबीक्विनोन जिसको हम कहते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये प्रोटीन की नेचर में नहीं होता, इसकी यानी ये प्रोटीन से मिलकर नहीं बना होता। तीसरा जो आता है हमारे पास वो है साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साइटोक्रोम्स की 5 टाइप्स हमारे पास पाई जाती हैं। अब 5 टाइप्स कौन कौन सी हैं, इनका आपने सीक्वेंस भी याद रखना है, क्योंकि सीक्वेंस से यानी बहुत लाजमी है, ये किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम C1, और फिर A और A3। यहाँ पर साइटोक्रोम C1 है और यहाँ पर ये C है, थोड़ा सा मैं भी गलत कर गया। अब जो इसकी टाइप्स हैं साइटोक्रोम की वो क्या है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ये तीनों पांचों के पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी टाइप्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होती हैं। वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऊपर वाली रेडॉक्स पोटेंशियल से नीचे पॉजिटिव वैल्यू की तरफ लेके आते हैं। और ये जो A3 है इसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज भी कहते हैं, और ये इसके जो कंपोनेंट्स जो कंटेन करता है वो आयरन और कॉपर होता है। आपको पता है कि जो साइनाइड्स है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, या हाइड्रोजन सल्फाइड है, इनकी जो कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में जब ज्यादा हो जाती है तो पर्सन की डेथ वाकई हो जाती है। ये किस वजह से होती है कि ये जो साइनाइड्स होते हैं या हाइड्रोजन सल्फाइड की जो एक्सेस अमाउंट होती है बॉडी में, वो इन A3 ऑक्सीड यानी साइटोक्रोम A3 को ब्लॉक कर देते हैं, और इस क्रेब्स साइकिल को वो मुतासिर करते हैं, जिनसे ATP नहीं बनती इतनी जो सेलुलर रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज में काम आए। इस वजह से पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसका नाम भी याद रखना है। दूसरा नाम इसका क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज। उसके बाद हम बात करें तो ये जो साइटोक्रोम्स होते हैं, इनमें दो तरह के जो आयरन है वो 2 स्टेट्स में पाया जाता है। एक आयरन पाया जाता है 2+ स्टेट में, और दूसरा हमारे पास पाया जाता है Fe3+ स्टेट में। इन 2 स्टेट्स में आयरन ऑसिलेट करता है। अब आयरन जिस वक्त F2+ स्टेट से ऑक्सीडाइज होता है तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ स्टेट में, और ये जिस वक्त रिड्यूस होगा तो ये दोबारा से Fe2+ स्टेट में चला जाएगा। अब Fe2+ जो स्टेट है इसको हम कहते हैं फेरस स्टेट, जबकि जो Fe3+ है इसको हम फेरिक स्टेट कहते हैं। यानी जिस वक्त ये आयरन
फेरस फॉर्म से ऑक्सीडाइज होकर तो ये फेरिक में कन्वर्ट होता जाएगा, और जिस वक्त ये रिड्यूस होता है तो फेरिक से फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही प्रोसेस होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। उसके बाद हम बात करें तो ये जितने भी जो उसके बाद हम देखें अगर ये यूबीक्विनोन क्या करता है कि इस एफएमएन को साइटोक्रोम बी से कनेक्ट करने में मदद देता है, और साथ ही ये एच को भी या एफ को भी ये इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फाइड की प्रेजेंस में साइटोक्रोम बी से कन्वर्ट करता है। यानी ये जो आयरन सल्फाइड है इसकी प्रेजेंस में ये यूबीक्विनोन इस एफएमएन को इस साइटोक्रोम बी से कन्वर्ट कनेक्ट करने में भी मदद देता है। ये साइकिल जिस वक्त मैं आपको समझाऊंगा, ये जितनी भी बातें मैं आपको कर रहा हूं यहाँ पर, ये आपने सिर्फ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, समझना है थोड़ा सा, क्योंकि जिस वक्त साइकिल करेंगे तो उस वक्त आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी, ये आपको ध्यान में बैठेंगी कि ये किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ वीडियो को देखते जाइए। इंशाल्लाह जब तक साइकिल हम स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसान होगा आपके लिए इंशाल्लाह। और अब हम आगे बात करें तो ये जितने भी हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे 4 कॉम्प्लेक्सेस में पाए जाते हैं। 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिनमें ये कंपोनेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब 4 कंपोनेंट्स क्या है? पहला है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1, फिर है कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। इनके अपने अपने अलग अलग नाम हैं। जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसको हम कहते हैं, उसका अपना एक अलग नाम है जिसको हम NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जबकि दूसरा जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2, जिसमें FADH इन्वॉल्व होता है। वो जो साइकिल करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। और तीसरा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो मखसूस नाम है वो है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3, और जो चौथा और लास्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास उसका जो मखसूस नाम है वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4। अब ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स या FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स या चौथा जो मैंने आपको बताया साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, तो ये सारे जितने भी नाम इनके रखे गए हैं ये इनके फंक्शन के उस पर मुनसर करते हैं। ये जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हीं बेसिस पर इनके नाम भी रखे गए हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और दूसरा पार्ट आप लाजमी से देखें क्योंकि उसमें मेन जो साइकिल है वो मैं आपको समझाऊंगा, और वो आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। वो आप जल्दी से देख लें ताकि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो आप समझते हैं कि मुश्किल होता है वो इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। और अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया है, आप वीडियो को यहीं पर पॉज करें, रिवाइंड करके सारा प्रोसेस दोबारा से देख लें और अच्छी तरह से समझ लें, और इसको अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर शेयर करें, जिससे हमारी अप्रिशिएशन होगी। और हमें कमेंट बॉक्स करके कमेंट करके बताइए कि किस तरह से आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आपके क्या कन्फ्यूजन है जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले पार्ट में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।